अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आज बड़ा ही अहम दिन रहा। पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ की 2 केसेस में बरियत हो गई और अपीलें बहाल हो गई। तो अब लगता है कि वो केस भी ख़त्म हो जाएंगे 2-3 पेशियों के बाद और पूरे का पूरा यानी सिस्टम जो है अदालती सिस्टम उनके लिए फूलों की चादरें बिछाकर उनका इस्तकबाल कर रहा है। लेकिन आज एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, जिसमें असद कैसर भी हैं, अली अहमद खान भी हैं, उसमें बैरिस्टर सैफ भी हैं और काफ़ी उसमें 3-4 लोग थे उसमें। और कैसर साहब ने तो बाहर निकल के, असद कैसर साहब ने तो ये यानी एक नोशन दिया कि लोग मिलते रहते हैं, हमारी रिवायत है, खुशी गमी में हम एक दूसरे के शरीक होते हैं, साथ होते हैं। लेकिन ये खारिज से इम्कान नहीं है कि अब तमाम अपोजिशन जमातें जो हैं या PMLN की जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने ये सोचा है कि हमारी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि हम मिल कर कोई धड़ा बनाएं और फिर हम इस लावे का हम मुकाबला करें। पाकिस्तानी सियासत में क्या होने जा रहा है, मियां नवाज शरीफ ने तो आज उसके ऊपर इजहार नहीं किया। उनसे जब रिपोर्टर्स ने पूछा अदालत में कि इलेक्शंस कब हो रहे हैं तो उनका पहले केसेस ख़त्म होने दें। तो उनके केसेस का इलेक्शन से क्या ताल्लुक है ये तो इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए। लेकिन बहरहाल तो इसका मतलब है कि उनको जल्दी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्शंस की बहुत जल्दी है, तहरीक इंसाफ को भी जल्दी है। देखते हैं अब क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मुझे आज जो ज्वाइन कर रहे हैं तीनों बड़े सीनियर लोग हैं। रिजवाना साहब हैं, साबिक गवर्नर पंजाब के, PMLN से इनका ताल्लुक है। सेनेटर हुमायूं मेमन, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। और हमारे सीनियर हैं जनाब मुजाहिद बरेलवी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप सब हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर साहब आपसे शुरू होते हैं। हुमायूं मेमन साहब, आप ये जो मीटिंग है आज मौलाना फजल रहमान से, इसको कैसे देख रहे हैं, यानी कितनी अहमियत है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मुबशर साहब। इस तरह ये है कि जैसे जो 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 मैंने पार्टी के फोरम्स में भी मैंने पूछा है, उसका बेसिक यही था कि उनकी जो मदर इन लॉ थी उनकी वफ़ात पे दुआ के लिए गए थे। हर एक कल्चर में ये होता है, पठानों में ज़रा ज़्यादा होता है कि ख़ास तौर पे खुशी में उतना शायद ना जाएं, गम में ज़रूर शरीक होने जाते हैं। उससे ज़्यादा उन्होंने कोई बात नहीं की। बाकी अगर कोई और बात हुई हो या नहीं हुई है, थोड़ी देर की मीटिंग थी, उसके बाद नमाज भी वहीं पढ़ी गई थी क्योंकि मेरे ख्याल में मगरिब का टाइम हो रहा था। इससे ज़्यादा नहीं है। हाँ, अगर आप उसको किसी इम्पोर्टेंस के लिहाज से या कुछ देखते हैं तो उसमें सिर्फ एक चीज़ नज़र आ सकती है, वो इलेक्शन का एक पहलू नज़र आ सकता है अगर उस पर कोई बात हुई हो। और वो इलेक्शंस में आपको पता है कि हर एक जो भी डेमोक्रेटिक पार्टी है वो अपने आप को ज़रूर अलाइन करेगी कि इलेक्शन कब है। जो इलेक्शंस के ऊपर नहीं जाना चाहते वो नॉर्मली ऑब्वियसली वो जनरली नॉन डेमोक्रेटिक पार्टीज़ होती हैं। अब हम हमेशा कहते हैं कि माजी में नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपका माजी आपके बारे में बहुत कुछ बताता भी है कि आप क्या थे और कैसे थे। तो उसमें ये था कि जिस तरीके से PMLN के वजूद में आए थे 80s में 90 में फलाना, तो कुछ उनका ज़रा रुझान ज़्यादा है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। पिछले शायद 1-2 सालों में 3 सालों में उसमें भी अगर आप ख्वाजा आसिफ साहब की बात करें तो ख्वाजा आसिफ साहब के लिहाज से तो ये लगता है कि 2019 ऑनवर्ड्स दे वर अगेन ऑन द सेम सॉर्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब रही बात ये कि पीपल्स पार्टी को जल्दी है, मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को जल्दी होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मेरे लिहाज से फेयर प्ले नहीं कर रहा और वो ट्रांसपेरेंट भी नहीं अपने आप को कर रहा। अगर वो फेयर और ट्रांसपेरेंट है तो उसको इलेक्शन डेट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब रही बात ये, आप कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ से पूछा था तो उन्होंने कहा कि पहले मेरे केसेस ख़त्म होने दो, और आप सवाल कर रहे थे कि उनका ताल्लुक़ क्या है।
आपको याद होना चाहिए कि मरियम नवाज ने तो साफ कहा था कि जब तक वो वापस नहीं आएंगे, उनके केसेस ख़त्म नहीं होंगे, इलेक्शन नहीं होगा। ये तो डायरेक्ट लिंक है, उनका आना, इमरान खान के ऊपर सारे केसेस होना, उसके जेल में जाना, उसकी जब तक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी ये वापस नहीं आएंगे, इनके केसेस ख़त्म नहीं होंगे, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, उस वक्त तक कुछ बात बनेगी नहीं। सो दैट इज़ व्हाट एक्चुअली इज़ द होल गेम। अब इसमें इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन और बाकी जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से अपना रोल प्ले कर रही है, ये हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से जुडिशरी ने फैसिलिटेट किया है, मैं इसमें कोई मुझे वो नहीं है कि अगर इनके खिलाफ केसेस गलत थे तो इनको अपील का हक मिलना चाहिए, हर एक को मिलना चाहिए। और ये अपील के दौरान ही गायब हो गए थे, तो अगर ये यहाँ रहते तो शायद इनको बहुत पहले अपील का हक मिल जाता। लेकिन चूंकि ये 4 साल गायब रहे हैं, 4 हफ्ते कह के, तो इस दौरान में अपील हुई नहीं है, तो इसमें किसी का कसूर नहीं है, खुद गायब हुए थे। तो अब मेरे लिहाज से ये है कि अब जब ये वापस आए थे, इनको पहले जेल में जाना चाहिए था, वहाँ से इनको अपील करनी चाहिए थी, और फिर इनको अगर कोई राहदारी मिल सकती तो मिलती। इन्होंने बल्कि मेरे लिहाज से तो मुझे अब नहीं समझ आती, बिकॉज आई एम नॉट अ लॉयर, लेकिन एक सेक्शन है 216 का, उसमें यह है कि जो एब्सकॉन्डर होता है, अगर कोई शख्स भी या कोई इदारा भी उसको फैसिलिटेट करता है और उसको जेल जाने से उसको रोकता है या उसकी फैसिलिटेशन करता है या जेल में ना जाए, तो उसको सेक्शन 216 के अंडर आता है। दैट मीन्स कि जो एब्सकॉन्डर है उसकी सज़ा का 1/4 सज़ा उसको भी मिलती है। तो आई डोंट नो ये सज़ा किन किन पे लगेगी। फिर उन्होंने उसकी सजाएं माफ़ करा दी है वो सेक्शन 401 के तहत। हालांकि उसके ऊपर कंडीशंस हैं, वो हर एक को नहीं दे सकते। ये नहीं है कि जो भी जेल में चला जाए तो आप उसके कंडीशन ये है कि अगर कोई गरीब आदमी है, उसने अपनी सज़ा पूरी कर ली है लेकिन वो फाइन नहीं दे सकता, तो आप उसकी माफ़ी भी दे दे। अगर कोई औरत है या बच्चा है या कोई बीमार शख्स है, माइंड यू मियां नवाज शरीफ साहब बीमार होते तो वापस ना आते, ये इनका मौक़िफ़ था कि इनका इलाज यूके के बगैर कहीं नहीं हो सकता, तो ये वापस आने का मतलब ये है कि ये ठीक है, तो इन पे भी वो लागू नहीं होता। और चौथा ये है कि अगर किसी शख्स ने 75% अपनी जेल भुगत लिए और उसके अच्छा किरदार रहे तो उसको कर लेते हैं। तो उस लिहाज से जब हम सारी चीज़ों को देखते हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि इस वक्त सारी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो एक ऐसे शख्स को जिसको वो एक प्रोग्राम होता था उसमें वो कहते थे बाबा बच्चा, वो हर वक्त जो होता है ना वो कंप्लेन कर रहा होता है, तो उसको लेकर वापस लेकर आ रहे हैं कि चलो यार ये लॉलीपॉप ले लो और खैर है तुम अभी और मत रो, ठीक है इस लिहाज से कर लो। तो ये सारी चीजें उस लिहाज से हो रही हैं। तो आई डोंट नो कि किस तरफ जा रहे हैं जी। आप वी विल फाइंड आउट, क्योंकि रफीक रजवाना साहब हमारे साथ हैं, वो आपकी बात का जवाब देंगे। रजवाना साहब, वेलकम टू करा सच। थैंक यू। आपने जो सुना जी, आपके लिए फ्लोर हाजिर है। मुबश्शिर साहब, अगर पहले तो मैं आपकी बात का जवाब दूं जो इंट्रो में आपने कहा, ये मोहतरम सेनेटर साहब का जवाब बाद में देना पसंद करूंगा अगर आप मुनासिब समझे तो। आपने कहा जी कि वो जी हाँ, साफ जाहिर है जी, मेरा आपका प्रीरोगेटिव है सवाल करना, मेरा प्रीरोगेटिव है एहतराम के साथ जवाब देना। I have a lot of respect for you, but I can differ. Difference of opinion एक पॉलिटिकल बनने का एक डेमोक्रेटिक राइट है। आपने शुरू में कहा जी कि ये सारे जो फैसले हो गए और उसके बाद अब चंद दिनों में ये अपीलें भी हो जाएंगी और इनकी सज़ा भी ख़त्म हो जाएगी। तहफ़्फ़ुज़ात है इस पर। इस तरह की बातें करने से मेरा ख्याल है कोई फ़ायदा नहीं। ये एक हाइपर टेक्निकल बात थी कि वो गैर हाजिर हो गए, वजूहात उनकी थी कि वो बीमार थे, अब उस पर अपीलें पेंडिंग थी, सज़ा पहले भी मुअत्तल हो चुकी थी। तो आप कोई भी कानून की नज़ीर उठा के देख लें, चाहे सिविल केस हो चाहे क्रिमिनल केस हो, तो अमूमन तो ये होता है कि क्रिमिनल अपील जो है वो गैर हाजिरी में वो डिसमिस ही नहीं होती, बाज़ औक़ात मेरिट पे फैसला होता है। चलो, अब उन्होंने एक इजाज़त के साथ क्योंकि गए थे और इजाज़त के बाद वो काफ़ी लंबा हो गया, तो अदालत ने और कानून ने अपना रास्ता लिया, ठीक।
वापस आए तो अब उन्होंने अपील की बहाली की दरखास्त दी। तो जब अपीलें बहाल हो गई तो जो पोजीशन अपीलों के वक्त की सजा सस्पेंड थी, उसके मुताबिक वो सजा जो है वो सस्पेंड रही और उनको नए बेल बॉन्ड गारबन देने पड़ेंगे। तो ये फोर फीचर ऑफ बेल बॉन्ड्स होती है बाज़ औक़ात कि अगर मुल्ज़िम गैर हाजिर हो जाए जमानत के बाद तो उसके जो जमानती मुचलके हैं जब्त कर लिए जाते हैं और जामिन के खिलाफ 514 सेक्शन है ज़ाब्ता फौजदारी का, वो उसके खिलाफ जितनी जमानत दी हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। अब अदालत ने तो फैसला, मेन फैसला है अपीलों का मेरिट। हमारा एक मुसलसल मौक़िफ़ रहा है और हमें सपोर्ट मिली है सुप्रीम कोर्ट के उन जजमेंट से, ख्वाजा साद रफ़ीक और बाकी केसों से, कि नैब का क्या किरदार रहा। इस केस, एक केस में एमन फील्ड वाले में जो है वो मोहतरमा अपना मरियम नवाज साहिबा बरी हो गई और सफदर, कैप्टन सफदर भी बरी हो गए। तो हम एक कन्विक्ट हैं या हम एक मुल्जिम तो नहीं, हम एक मुतासरा फरीक है, हम ही मुतासरा फरीक है। लगता है ऐसे जैसे पाकिस्तान के कुछ लोग मुतासरा हैं और उनकी ख्वाहिश ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड वो हो कि खुदा न खास्ता मियाँ साहब जेल में जाएं, मियाँ साहब की अपीलें खारिज हो जाएं, मियाँ साहब की अपील बहाल नहीं होनी चाहिए थी, मियाँ साहब की सजा मुअत्तल नहीं होनी चाहिए थी। तो फिर जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, आगे अपीलों का फैसला होना है। तो मैं जहाँ से गुफ्तगू शुरू की थी, आप कह रहे थे कि चंद दिनों में ये अपीलों का भी फैसला हो जाएगा और बरी हो जाएंगे, इस पर मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इंसाफ होने दें, जो भी इंसाफ, मियाँ नवाज शरीफ को इंसाफ मिले, सही फैसला आए तो वो तो है नाइंसाफी कुछ लोगों की नज़रों में। अगर वो जेल चले जाएं तो वो है इंसाफ। इस सोच को, या खुदा न खास्ता इमरान खान को सजा मिले तो मैं कहूँ वो इंसाफ है, और इमरान खान अगर बरी हो जाए तो मैं कहूँ नाइंसाफी है। इस सोच को हमें खत्म करना पड़ेगा। आर्टिकल 10A है आइन का कि मैं तो सबसे पहले ये क्लेम करूंगा, कहूंगा कि इमरान खान को आर्टिकल 10A के तहत फेयर ट्रायल का हक देना चाहिए। हर आदमी को देना चाहिए, हर सिटीजन को देना चाहिए। तंग नजरी से अगर पॉलिटिक्स करेंगे कि मेरे जो मुखालिफ है उसका कोई ना कोई ऐसा सबब हो जाए कि वो मैदान से आउट हो जाए, तो मैं नहीं समझता। मैं चाहता हूँ कि फेयर इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, लेवल प्लेइंग फील्ड, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, जमात इस्लामी, पीएमएलएन, तमाम एमकेएम, तमाम जमातों, जितनी भी जमातें रजिस्टर्ड हैं और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए। तो जरूरी नहीं हमारा ही हक है हुकूमत करने का, जिसकी हुकूमत आती है। मगर एक मुझे खदशा है मुबशर साहब कि आज जो बातें हो रही हैं तो इलेक्शन पर क्या बातें होंगी, इलेक्शन के रिजल्ट पर क्या बातें होंगी, तो क्या फिर मुल्क जो है वो मुस्तहकम रहेगा या अनरेस्ट होगी, या कोई ऐसी सूरत हाल होगी कि इलेक्शन के रिजल्ट तस्लीम नहीं किए जाएंगे किसी को मूरद इल्जाम ठहराए बगैर। हम तो कहते हैं कि पीटीआई नहीं, ने मेरा ख्याल है रिजल्ट तो लोग तस्लीम करेंगे, मुस्तरद कर सकते हैं। रिजल्ट्स को तस्लीम तो करेंगे लेकिन मुस्तरद करते हैं। अब बात ये टेक्निकल चीजें हैं कि अपील बहाल हो गई, उनकी जमानत बहाल हो गई, जिस सिचुएशन में वो गए थे उसी सिचुएशन की बहाली हो गई है। अब मेरिट पे फैसला होगा जो भी होगा। अब ये है कि एक माइंडसेट बन गया है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह फॉर्चुनेटली बरी हो गए, नैब के केसेस फॉल्स साबित हो गए, तो एक वावेला खड़ा हो जाएगा कि हम तो कह रहे थे कि बायोमेट्रिक हो गई, रेड कार्पेट वो इस्तकबाल हुआ, लंदन में जो है ना वो कौंसिल जनरल ने, जो हाई कमिश्नर ने उनको सी ऑफ किया, तो सारों कड़ी मिलाए तो यहाँ अपील से बरी हो गए। तो ये सारे का सारा एक प्लान था। ना करें, खुदा के लिए ऐसे ना करें। दोस्तों से कह रहा हूँ, अवाम से कह रहा हूँ, नाजरीन से कह रहा हूँ, मेरी पूछ लेते हैं। चले मैं तो अब आपको, मैं तो आपसे, आप बड़े हैं, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मुजाहिद बरेलवी साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। मुजाहिद बरेलवी साहब, मुझे ये बताइएगा, एक तो आपने सारी गुफ्तगू सुनी, दूसरा ये कि जो मुलाकात है मौलाना से, ये उनकी सास की वफात के 2 महीने के बाद हो रही है। तो इसमें यकीनन जो है ना, मैं तो इसमें आई विल डिग आउट इनटू इट कि अगर उतनी रवायात के आप पासदार थे तो आप दूसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 8वें दिन जाते। जब आप 2-2.5 महीने के बाद जा रहे हैं तो आप उसको एक, आप समझे, अपने लिए गेट ओपनिंग आर्ग्यूमेंट है आपकी। क्या नई पीडीएम बनने जा रही है? और अगर ऐसा है तो क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ उस पर राजी हो जाएंगे?
प्रोग्राम लाइव है? जी प्रोग्राम लाइव है। वो इसलिए मुझे याद आया कि 2004 में मैं नवाब अकबर खान मुफ्ती जब डेरा मुफ्ती में मुक़य्यद थे मुशर्रफ के, तो मैं इलाही बख्श तोमरों के साथ और बैठा था, तो उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि डेरा मुफ्ती से मुझे आप लाइव लेंगे। आपको याद होगा, शायद आपके पुराने आदमी हैं, तो उन्होंने मेरे साथ मुझे याद से कहा, उन्हें टेक्नोलॉजी का नहीं पता था, तो उन्होंने कहा अच्छा इलाही बख्श अगर ये प्रोग्राम लाइव जा रहा है तो हाथ हिला के बताओ। तो पहले आप मुझे ये बता, हाथ हिला के मुझे बताइए प्रोग्राम लाइव है? जी लाइव है, लाइव है, लाइव है। अच्छा चले, मैं आप पे यकीन कर लेता हूँ। तो ये मेरे ख्याल में बहुत सारी बातें इसमें मैंने कह दी। एक तो मैं यही आपके साथ शरीक मेजबान हो जाता हूँ। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद से ये पूछता हूँ कि आपने अब तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तो आपको फोन कॉल आया या नहीं? और दूसरे उससे ज्यादा कि आप जो तमाम, जो मैं तो कानूनी आईनी मुशवावे नहीं पढ़ता, गालिबन शायद इन्होंने एक खातून जो बेचारी को फैशन डिजाइनर जितना कर लें, उसने जो खत लिखा है 13 खवातीन जेलों में हैं और जो उन्होंने हालत ज़ियार बयान की, इनको तो चाहिए था कि उससे आगाज करते। तो मुझे दो बातें ये बताएं कि इन्हें अब तक 5 माह में कोई फोन आया? क्योंकि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बहादुर जो थे ना, जो किस तरीके से मेरे गवर्नर से इमरान इस्माइल से आप तो जानते हैं ना, वो 20 साल से उनके कारोबार शरीक थे, जाती दोस्त थे, और खास साहब की जो थी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ किस तरह वो जिद्दी दोस्तों के दोस्त, और उन लोगों को पाला और पूछा, और जिन्होंने जो सबसे पहले डंग दे उनको छुरा घूमने वाले कौन थे? ब्रूटस, अली रैदी, बुज़दार, ये। तो पहले आप मेरे साथ ये पूछिए कि हुमायूं मेमन साहब जो सेनेटर बने पीटीआई के थे, आपको क्या कोई कॉल आई? एक। दूसरे, आप क्या जो अभी आगाज करेंगे इस बात का कि आपकी मर्दों को छोड़ दें ताकि इंसानी औरतें अहम होती हैं, जो 13 खवातीन इस वक्त जेलों में हैं, जिस तरीके से हैं, जो अभी और उसमें वही खातून जो 70 साल की हैं, आपने गुफ्तगू का आगाज वहां से क्यों नहीं करा? पूछिए। हुमायूं मेमन साहब, दोनों सवाल आपने सुन लिए। बिल्कुल जी। अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा बात क्लियर कर लूँ। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा था कि मियां नवाज शरीफ को जेल में होना चाहिए। मैंने कहा था जो प्रोसीजर है, और मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि चलो बात से आगे निकल गए ना। उन्होंने अपना 2022 तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना था, वो कर दिया, वो उनका राइट है। मैं सिर्फ नहीं, वो तो मेरे ऊपर कर रहे थे, आपके ऊपर तो नहीं कर रहे थे। मैंने सिर्फ ये कहा था नहीं, उन्होंने मतलब वो मेरी बात पे इतराज कर रहे थे, ये भी क्या, आपकी बात पे नहीं। अच्छा ठीक है, ये उनका राइट है कि वो होस्ट की, नहीं एक मिनट भाई साहब, ये उनका राइट है कि वो होस्ट के सवाल पे इतराज कर सकते हैं, और उन्होंने किया, खत्म हो गई बात। वो मेरे सवाल पे भी इतराज कर सकते हैं, वो किसी के उस पे सवाल कर सकते हैं, लेकिन ये कि उन्होंने किया नहीं। आई थॉट कि वो मेरे पे करे, मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूं। नहीं, अच्छा, उन्होंने आपकी किसी बात का जवाब ही नहीं दिया, वो मेरी बात का जवाब दे रहे थे। अगर ठीक है, अब मैं बरेलवी साहब की बात पे आता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपने पूछा कि मुझे कोई फ़ोन आया, नहीं मुझे कोई फ़ोन नहीं आया, ठीक है। नंबर 2, आपने पूछा कि क्या उन ख़वातीन का मुतअद्दिद प्रोग्राम्स के ऊपर मैंने जो CRPC 4971 और ह्यूमन राइट्स की कमेटी का मैं मेंबर हूँ सेनेट की, मैंने उसमें भी CRPC 4971 के तहत मैंने इनके बारे में पूछा है कि इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह की जजमेंट भी है, जिसमें उन्होंने कहा है, और ये याद रखें कि 401 के तहत गवर्नमेंट को इनको, ये ख़वातीन को जो कि जेल में होते हैं और 3 महीने से ज़्यादा हो, तो चाहे जिस मर्ज़ी केस में हो, आप उनको रख नहीं सकते। ये अकॉर्डिंग टू द लॉ की मैं बात करूँ, और इन पे हमने सवाल उठाया हुआ है। मैं क्या मुझे इससे स्टार्ट करने चाहिए थे? आइडियली यस, आई एग्री, मुझे यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन इतनी दफ़ा उठाया हुआ है कि शायद अब मेरे दिमाग में वो नहीं रहा कि चलो यार आज मैं ज़रा डिफकी से करता हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट ऑनस्ट एवरी सेकंड डे इस बात का हम यहाँ पे ज़रूर तस्करा करते हैं, ये ज़रूर करते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अगर कोई मुझसे सवाल पूछने, ये तो मैंने जो उन्होंने 2 सवाल पूछे थे उनका मैंने जवाब दे दिया सर। नहीं, मुझे ये बताइएगा कि बिलफर्ज आने वाले दिनों में नई PDM बनती है और तहरीक इंसाफ को उसमें शामिल होने की दावत दी जाती है, तो क्या आप लोग ओपन होंगे इस सजेशन को?
देखिए, मुझे नहीं पता ये पार्टी के ये कलेक्टिव डिसीजन होती है, लेकिन मैं एक बात बताऊंगा, अगर मेरा नहीं ख्याल के पीडीएम एज एन अलायंस के लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाना चाहिए, मैं ये समझता हूँ नहीं। हाँ, इलेक्शंस के लिहाज से कि इलेक्शन टाइम पे हो और फ्री और ट्रांसपेरेंट हो और इस तरीके से हो कि पता चले कि ये इसके नतायज जो है वो माने जाए, जैसे पहले कहा गया था, अदरवाइज इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। तो अगर वो चीज हो जाती है, बाकी अगर कोई जीता है नहीं जीता उससे कोई, मेरे ख्याल में उस पर सबको कोई एतराज होना नहीं चाहिए। सिर्फ ये जरूर हो कि नंबर वन, पॉलिटिकल पार्टीज को, जैसे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर वो कहीं पे कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकते, अपना झंडा नहीं उठा सकते। अगर किसी लोगों को इस बात पे वो कर दिया गया है, अंदर कर दिया गया है, जेल में डाल दिया गया है कि उन लोगों ने वो ग्रीन और रेड कलर के बैलून्स, अब तो उनको जलसा करने की इजाजत मिल गई, पेशावर हाई कोर्ट ने दे दी आज। हाँ जी, एक कराची में भी हो रहा है और पेशावर में भी, केपी में भी उन्होंने दे दिया जी। तो आमीन, आपका ये एतराज तो गलत हो गया ना, ये तो सही ना हुआ, वरना इजाजत लेकिन नहीं, अभी हुआ है, अभी आज नहीं, लेकिन आज ही हुआ है, होने तो देना, क्योंकि आज ही हुआ ना। जिस दिन जलसा हो जाएगा, जिस दिन मीटिंग्स शुरू हो जाएंगी, जिस दिन, तो फिर देन आई विल एग्री कि हाँ हो गया है। क्योंकि जब अदालत बेल देती है किसी और केस में अंदर हो जाते हैं, जब अदालत कुछ और करती है किसी और चीज में हो जाते हैं, तो जो अदालत कह रही है उसके बावजूद भी उनके अहकामात नहीं माने जा रहे हैं। अब या तो हम आपकी ख्वाहिश के मुताबिक अदालतें बना दें, या तो अदालती निजाम को पैकअप कर दें, यही दो रास्ते हैं ना। नहीं, देखिए, अब हम सारों को भुगतना पड़ता है। जो अदालत कह रही है वो मान तो लेना। मुझे भी कई एतराजात होते हैं कई फैसलों के ऊपर, मेरी जात के ऊपर जो आते हैं फैसले उनके ऊपर भी एतराज होता है, लेकिन फिर उन्हीं अदालतों में खड़ा होकर अपील करनी पड़ती है ना। हम उनसे मुबर्रा तो नहीं है, हम उनसे बड़े तो नहीं है, ये तो आप समझ लेना इस बात को। लेकिन एनीवे, मुजाहिद साहब, जो मेरी इतलात है वो ये कि नून लीग के अपने अंदर भी काफ़ी मसाइल हैं। देखिए, इसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, सेंटर में अलग बने हुए हैं और पंजाब में भी वाज़े किस्म की दरारें पड़ी हुई हैं। नून लीग वाले तो नहीं मानेंगे, लेकिन जो हमारे रिपोर्टर्स और मिलने वाले हमें बताते हैं, बड़ा कैटेगोरिकली ये बताते हैं। क्या मियाँ साहब इलेक्शन से पहले इन सारों को, रूठे हुए लोगों को मनाने में कामयाब हो जाएंगे आपके ख्याल में? माजरत के साथ फिर मुझे बड़ी खुशी है कि अगर ये इन्होंने याद आ गया कि 13 खवातीन जेलों में हैं, और जिसमें वो जो हमारी वो जो खातून 70 साल की कैंसर वाली, वो भी जिस तरह आई थी कि आज अब वो है, तो बड़ा देर में ख्याल आया, दुरुस्त आया। और ये भी अच्छी बात है कि क्योंकि इमरान इस्माइल ने दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी ना, तो मेरे पास आके बैठे थे, मैंने भाई क्या हो गया आपके साथ, आपने ये, तो कहने का, उन्होंने कहा मुसलमान बनोगे, तो मैं मुसलमान बन गया। तो एक तो मुझे खुशी है कि अभी तक ये मुसलमान नहीं बने। मैं इस तरह की जबान में बात कर रहा हूँ, यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट वशीर रहमान। और मुझे उम्मीद है कि तहत रहमाइयों मोहम्मद, क्योंकि एक पसमंजर रखते हैं, एक ट्राइबल और पॉलिटिकल, तो इसी तरीके से जिस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं उस तरह गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेकिन एक मुझे थोड़ा सा हट के ये कहूँ कि आप एक नई टेक्नोलॉजी आई है, जो भी गेम प्लानर है ना, उन्होंने देखे हमने और आपने बड़ा साथ दिया कप्तान का और उसका, बगैर बेगरज, याद है ना मुबशिर आपको, हम लोग 2011 से लेकर खड़े रहे, और हम वो कहते थे जिद्दी आदमी है। उन्होंने ऐसे दोस्तों को पाला पूछा जो उनके जाती मफादात के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने फिर, मैं आमतौर पर, हम आप लोग वो वाले रवायती लोग हैं, हम फैमिली के बारे में गुफ्तगू नहीं करते, लेकिन पॉलिटिकल लोगों की जाती जिंदगी भी और जाती नहीं होती, इसलिए उनकी जो फैमिली अफेयर्स थे जो वो भी बहुत ही, आपने इंटरव्यू किया था ना जब वो पहला, जब मुझे याद है रियाम खान से शादी के बाद, उसके बाद जो हुआ, जिस तरह उनके किताब लिखी गई। फिर आपको ये भी याद होगा कि इलेक्शन से 7 दिन पहले उस किताब को इंटरव्यू लेने लंदन में जो सबसे ज्यादा देखे जाने वाला अखबार का एक नुमाइंदा गया था, जो फैसिलिटेटर हमेशा बनता है इनके लिए, किस तरीके से फिर उसके लगे क्या हुआ उस किताब का। मैं आखिरी बात में से भी कहूंगा, गेम प्लानर को ये बात, मैं और आप, मैं तो बिल्कुल एक, अगर आप मुझे थोड़ा बहुत सीनियर साहब भी समझते हैं और आप तो बहुत ज्यादा मोतबर भी हैं,
गेम प्लान ने अंडर एस्टिमेट किया कप्तान को। वो ये नहीं समझ रहे थे, वो समझते थे ये सिर्फ जरदारी है, नवाज शरीफ है, चौधरी शुजात है, फजलुर रहमान है। पहले तो मैं दाद दे दूं चौधरी परवेज लाई की कि गुजरात का सबसे बड़ा चौधरी जिस तरीके से आज खड़ा हुआ है और उसने कहा कि 5 माह तो हो गए ना। मुझे कहना आसान है, मैंने माशाल्लाह में 3 माह काटी है 4 फीट की कोठरी में अंदर रह के। ज़िया-उल-हक के दौर में कह रहे थे तुमने नारा लगा रहे थे पाकिस्तान मुर्दाबाद का। मैंने कहा भाई मैं तो फौजी डिक्टेटर मुर्दाबाद नारा लगा रहा था। नहीं वो तो छोड़े बातें। तो मैं आप जो बात आ रहा था कि उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया हमने इमरान खान को, जिसमें मैं और आप भी शामिल हैं, कि शायद 4 दिन भी जेल में नहीं गुजार सकेंगे और शायद दरख्वास्तें लिखेंगे। और यही सबसे बड़ा इस वक्त अपना वो सवाल नहीं है ना बरेलवी साहब, बरेलवी साहब वो सवाल नहीं है मेरा इस वक्त। नहीं एक मिनट, मैं किसी की करेज और स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा, मैं पार्टी की बात कर रहा हूं। एक कि क्या ये सही नहीं है कि नून लीग के लिए बड़ी तगो-दौ करनी पड़ेगी मियां साहब को उसको जोड़ने के लिए। आएंगे तहरीक इंसाफ पे भी आएंगे, उसके मुतालिक भी बात करेंगे। अभी ये प्रोग्राम पड़ा है पूरा। मुबश्शिर, एक आपको पता है पार्टियां क्या होती हैं? पीपल्स पार्टी का नाम दूसरा है भुट्टो खानदान, इमरान खान की दूसरी पार्टी का नाम है तहरीक इंसाफ का दूसरा नाम है इमरान खान, शरीफों की पार्टी का नाम है क्या शरीफ खानदान। आपको पता नहीं पार्टियां लिमिटेड कंपनियां हैं भाई। किसी ने कहा था सऊदी अरब में कोई कंपनी हुकूमत करती है, हुकूमत थोड़ी है। तो ये लिमिटेड कंपनियां हैं। राणा साहब मुस्कुरा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ उनको। एक पॉलिटिकल पार्टी को हमने देखा ना, नेशनल पार्टी कन्वेंशन इसका जवाब मैं लूंगा रजवाना साहब से, लेकिन एक छोटी सी लिमिटेड कंपनियां मुझे और ये लिमिटेड कंपनियां हैं। ओके फेयर, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। मैं रजवाना साहब से इसका जवाब लूंगा कि मेरे मेहमान मेरे साथ ही हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। रफीक रजवाना साहब, आपने सुना ब्रेक पे जाने से पहले बरेलवी साहब की गुफ्तगू, उन्होंने तो कह दिया सारी पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां। यह तो बड़ी सीरियस एलिगेशन है और सबको कहा उन्होंने, आपको सिर्फ नहीं कहा। ये एलिगेशन नहीं है, ये उनकी पार्टियों के बारे में अपनी एक राय है, काबिल एहतराम है हमारे लिए। इस हद तक तो ठीक है कि ये फैमिलीज है और फैमिलीज की लीडरशिप है, मगर आप हमारे मुल्क के इर्द गिर्द दूसरे ममालिक को भी देखें तो हमारे खिते में ये एक सिस्टम ऐसे ही चल रहा है। तो और कोई पार्टी निकले और कोई इंडिविजुअल निकले अपनी जगह बनाए तो वाई नॉट। अब लोग अगर अवाम साथ हैं तो वो एक लीडरशिप के साथ है, उस लीडरशिप की अपनी मकबूलियत है। कोई भी लीडर हो, छोटी पार्टी का बड़ी पार्टी का, तो उसकी अपनी एक पॉपुलैरिटी है। वो इस वजह से नहीं है कि खानदान है, वो एक अपनी पॉपुलैरिटी, अपनी ग्रेप, अपनी उनकी एक डेप्थ है, अपनी उनकी वर्किंग है, उसकी वजह से है। किसी की सपोर्ट थोड़ी है, किसी की ज्यादा है। जहाँ पे अभी ये अपना मंदोखेल सब सेनेटर कह रहे थे कि जो खवातीन जेल में हैं, बरेलवी साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। तो मैं बड़े दिनों से सोच रहा था कि मैं किसी से पूछूं कि सारे केसेस के, इमरान खान साहब के केसेस का बड़ा चर्चा रहता है, साइफर का, इलेक्शन कमीशन का, उन खवातीन के केसेस के बारे में मैं बतौर एक वकील के, बतौर एक ह्यूमन राइट्स पे मैं भी बिलीव करता हूँ। यास्मीन राशिद साहिबा हैं, बुजुर्ग खातून हैं और खवातीन हैं, उनके केसेस में कुछ जमानतें नहीं हो रही, उनके केसेस में नहीं हो रही तो उसको कोई फैसला नहीं हो रहा। कहीं बड़ी अदालत में ले जाएं, कहीं सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएं और उनकी जमानतें नहीं हो रही। मुझे नहीं पता क्यों नहीं हो रही, बट एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एज अ पॉलिटिकल वर्कर, आई एम वरीड कि व्हाई दे आर बीइंग डिटेन्ड फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, चाहे पीटीआई की हो या कोई खातून। ठीक है जी। और इस पर ये बात कर दूं, मंदोखेल साहब कह रहे थे कि सेक्शन 401 ज़ाब्ता फौजदारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत 3 महीने या ऐसे कुछ कह रहे थे उनका राइट है रिहा होने का। सेक्शन जो 401 क्रिमिनल कोड या ज़ाब्ता फौजदारी का है, वो सिर्फ सजा याफ्ता लोगों के लिए है। किसी की सजा माफ कर सकते हैं, किसी की सजा कम कर सकते हैं, किसी की सजा जो है सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है। अब ये बातें तो अपनी जगह पे हो रही हैं, मगर बात ये है कि अभी चौधरी परवेज इलाही साहब की बात कर रहे थे। मैं तो समझता हूँ कि जो
पीटीआई के पुराने वर्कर थे, पीटीआई के पुराने लोग थे, उनसे तो वो बेहतर है कि डट गए हैं वो। एज अ पॉलिटिकल वर्कर बात कर रहा हूँ। और भागने वालों ने देखे कैसे भाग भी गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। पीपल्स पार्टी के ने ज़ियाउल हक के दौर में क्या कुछ नहीं सहा, कोड़े, किला, हमने मुशर्रफ के दौर में क्या कुछ नहीं सहा, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, एहसन इकबाल, ख्वाजा सलमान रफीक, बहुत से लोग हैं, ख्वाजा आसिफ। तो बात ये है कि पॉलिटिकल वर्कर की निशानी है कि वो हर मुश्किल हालात में डटा रहता है। तो ये हम जो कहते थे मम्मी डैडी पार्टी के कुछ लोग हैं माजरत, तो इनको डट जाना चाहिए था। घबरा गए वो बड़े बड़े लोग जो कहते थे कि मेरा ससुराल है, मेरा जेवर है, फला है, वो भी चिल्लाकशी करके वापस आ गए। तो पॉलिटिकल सिस्टम को मजबूत होना चाहिए और इन हालात में सारों को इकट्ठा होना चाहिए कि पॉलिटिकल सिस्टम को स्ट्रेंथन करें, अपने इदारों को स्ट्रेंथन करें और फिर आगे चलें। जी आगे आगे सवाल कोई है तो हुमायूं मेमन साहब, अब ये जो साइफर केस है इसकी तो कल से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आज अपील क्योंकि मुस्तरद हो गई है और मुझे लगता है 2 हफ्ते में फैसला भी हो जाएगा। तो आपको आइडिया है इसमें क्या सजा हो सकती है या बरी होंगे? देखिए अच्छा, वो जो रेफरेंस था वो 4971 है, सीआरपीसी 4971, और उसमें खाली कन्विक्टेड नहीं है, आप किसी को भी नहीं रख सकते 3 महीने से ज़्यादा, इवन अगर उनके ऊपर कत्ल का वो हो। लेकिन खैर एनीवे उसको आगे चलते। आपने साइफर की बात की। देखिए इस तरह ये है कि सबसे पहले देयर आर सर्टेन फैक्ट्स अबाउट साइफर, ठीक है। उनमें से एक चीज़ ये होती है कि साइफर को डी क्लासिफाई कौन करता है। अच्छा, ये केस अभी रिसेंटली यूएस में भी हुआ था कि जो उनके सीक्रेट चीज़ें थी, तो उन्होंने कहा कि जी ये डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आता है और उसने ये सीक्रेट चीज़ें जो है ना उसने इसको लोगों को बताया। खैर उसमें फिर पता चला कि क्या हो सकता है, तो प्रेसिडेंट is the ultimate power to declassify any secret he wants to. So उस पे तो उसको नहीं पकड़ सकते थे, लेकिन उसको पकड़ा जिस बात पे गया था वो ये था कि उसके घर के अंदर से वो सारी फाइलें पड़ी हुई थी कि जो कि उधर नहीं पड़ी होनी चाहिए, तो उसके ऑफिस की प्रॉपर्टी थी, इस वजह से उसको वहां पे उसको किया है। अब आ जाती है कि पाकिस्तान में साइफर कौन डिक्लासिफाई करता है। पाकिस्तान में साइफर जो है ना, ये प्रेरोगेटिव है 2 लोगों का, या तो जिस मिनिस्ट्री में आई है उसके मिनिस्टर का, और या प्राइम मिनिस्टर का, बिकॉज ही इज द हेड ऑफ द कंट्री एज एन एग्जेक्टिव, ठीक है। इन 2 का होता है। उसके अलावा ये जो कहते हैं ना कि वो फलाना क्या कह सकते हैं उसे, डिप्टी सेक्रेटरी के लेवल का या डिप्टी डायरेक्टर के लेवल का बंदा करता है, वो नहीं कर सकता। ये दोनों कर सकते हैं यार। अच्छा, फिर इसके ऊपर ये याद रखें कि 1976 में एक मिनट सर, वो डोनाल्ड ट्रंप की तरह ना भाईजान भी घर ले गए थे अपने बनीगाला ही ले गए थे। ये भी उस वक्त तक डिक्लासिफाई नहीं हुआ था, कुछ नहीं लेके गए थे ना। अब उसके ऊपर तो सेक्रेटरी फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट दे दी है ना, आजम खान ने स्टेटमेंट दे दी है। तब सारी गलत है, सिर्फ मैं और आप सही हैं, ये तो नहीं हो सकता ना सर। ठीक है, उधर से अगर आपको रिकवर हो जाए तो आप जरूर करें। अगर उधर से रिकवर हो जाए जरूर पकड़े, अगर उधर से रिकवर हो जाए जरूर पकड़े। नंबर 2, इट वाज अ कॉपी, इट वाज नेवर। वो तो रिकवर हो रहा है यूएस में, वॉशिंगटन के एक अखबार के पास से रिकवर हो रहा है, उसको कहां तक पहुंच गया सर? वो तो और भी 10 जगह ना। अब मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से है, ठीक है। इस तरह है कि 1976 में हेनरी किसिंजर के पास एक केस आया था जिसको कॉन्डोर क्या कह सकते हैं ऑपरेशन के लिहाज से था। उसमें यह था कि साउथ अमेरिका के मुख्तलिफ लीडरों को कत्ल करना था उस लिहाज से, ठीक है। उसमें ही वॉज अबाउट टू डिमार्च, लेकिन उन्होंने उसको रोक दिया था, उसको सीक्रेट ही रहने नहीं दिया था। डिमार्च जैसे हम लोगों ने देखा हुआ है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में इसको 2 जगहों पे डिमार्च हुआ है, इधर भी हुआ है, पाकिस्तान में भी हुआ है, यूएस में भी हुआ है। जब आप ये डिमार्च कर लेते हो और इसमें एक्सेप्ट हो गया है कि भाई इसमें पाकिस्तान के खिलाफ एक मदाखलत को एक्सेप्ट किया है। अब ये याद रख रहे, मदाखलत इज एन एक्शन के पीछे प्लानिंग होती है। उस प्लानिंग को एक मिनट जी सर। सेनेटर साहब, आप लफ्जों के पीछे मत खेलें माजरत के साथ। जब आपका चेयरमैन जो है वो अपनी जेब में लेके आता है, मैं खेल नहीं रहा। मैं एक सेकंड, उस वक्त तो कोई डिक्लासिफाई वाली कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई थी। वो निकालते हैं भाईजान, उसको लहराते हैं। दैट लेटर हैड नो बिजनेस ऑफ बीइंग इन दैट पब्लिक गैदरिंग।
ओके, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। और उसके बाद जब वो गुम हो जाता है, वो कहते हैं मेरे से गुम हो गया, अब मुझे नहीं पता कहाँ है, तो आपकी पूरी जो साइफर कोड है वो आपके दुश्मन के हाथ लग गया, वो डीक्लासिफाई हो गई। देखें, अब मैं और आप अपनी अपनी मोहब्बत में, अपनी अपनी चाहत में हम ब्लंडर्स को नहीं जस्टिफाई कर सकते। हम कई गलतियों की मुबश्शिर साहब, हम ये कह सकते हैं कि यार फलां ने भी की, फलां ने भी की, तो ये जरा हाथ हौला रखो, लेकिन जस्टिफाई नहीं हम कर सकते। मुबश्शिर साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं आपको एक सिंपल एक बात बताता हूँ, जो कोडेड साइफर होता है वो सिर्फ एक ओरिजिनल कॉपी आती है, उसकी कॉपियाँ नहीं बनती हैं, वो वहाँ से कहीं बाहर निकल ही नहीं सकती, उसको सिर्फ और सिर्फ उसके वो मफहूम निकलता है बाहर, ओरिजिनल कोडेड कभी नहीं निकलती, ये याद रखना। एक बात। नंबर 2, आप जो कह रहे उन्होंने कागज, और आप मासूम आदमी हैं, मैं आपको वजह बता देता हूँ, मैं आपको वजह बता देता हूँ क्योंकि मैं इसकी तहकीक की भी है। आप ये याद रखिएगा कि मैं भी वजीर रह चुका हूँ, सरकार में रह चुका हूँ, तो थोड़ा सा मुझे भी पता है। बात यह है कि जब आप अपना उसकी लैंग्वेज पूरी जो है वो आप बाहर दिखा देते हैं कि ये लिखा हुआ है इसमें, ये पहली से लेके आखिरी लाइन तक, तो आपके बहुत से साइफर होते हैं जो हैक हुए होते हैं, जो दुश्मनों के हाथ लगे होते हैं, बिल्कुल, और वो कोडेड लैंग्वेज उनको समझ नहीं आ रही होती। लेकिन जब आपका ये सामने ट्रांसलेशन आ जाती है ना, और मनोवन, तो फिर उनके लिए बड़ा आसान होता है कि किस लफ्ज़ का कोड क्या है, किस लफ्ज़ का क्या कोड है। और जो पिछले दर्जनों साइफर उनके पास होते हैं जिसके ऊपर वो सर मार रहे होते हैं दीवारों को अपना, वो उन सबको डिसाइफर कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं और आप यहाँ पे बैठ के अगर हम ये जस्टिफाई करें कि वो अहम था या गैर अहम था, तो वो जायज़ बात नहीं है। मैं और आप अगर ये जस्टिफाई करने की कोशिश करें कि उन्होंने सही किया या गलत किया, वो भी जायज़ बात नहीं है, ये अदालतों का काम है। लेकिन मैं और आप बैठ के ये ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं कि अगर उनको इसमें सज़ा होती है तो वो कितनी हो सकती है आपकी मायराना रहे। ये मेरा सवाल है। सर वो भी अदालतों का काम है ना, फिर वो भी अदालतों का काम है, हम उसमें भी क्यों कर सकते हैं। लेकिन उसमें तायुन होता है ना, सवाल होता है, तायुन होता है ना कि जेब काटने की मिनिमम सजा इतनी और मैक्सिमम इतनी है। सर उसका फिर लेट द अदालत डिसाइड दैट थिंग ना। लेकिन मेरा एक सवाल उठता है, मैंने भी वो देखा था जब उन्होंने लहराया था, मैंने उसके अंदर कुछ लिखत पढ़त नहीं देखा, मुझे क्या पता था कि वो सादा कागज था या एक्चुअल साइफर था। आई डोंट नो, ही वाज सेइंग कि ये हो सकता है उनको ये। लेकिन एक मिनट है जना, अलाउ मी सर, अलाउ मी, ठीक है। मुझे एक बात बताएं, मैं एज अ प्राइम मिनिस्टर हूं इस पाकिस्तान का जो एक मुल्क है, उसकी खुद मुख्तारी में एक मुल्क कहता है कि यार ये करोगे तो ये हो जाएगा। मुझे ये बताया, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है, इसमें एक धमकी है, वो धमकी आमेज खत मेरे मुल्क को दे रही है। ये मैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, मेरा ये इख्तियार है कि मैं डिसाइड करूं। अलाउ मी टू फिनिश। नहीं सर, जस्ट अलाउ मी, आई विल नॉट, मेरी एक बात सुन ले, मेरी एक बात सुन ले। नहीं सर, you should respect सर, एक सेकंड सेनेटर साहब, एक सेकंड, मेरी एक अर्ज सुन ले। धमकी वो नहीं होती है। आप अगर पाकिस्तानी एम्बेसडर्स के साइफर्स उठाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा हम दूसरे मुल्कों के बारे में क्या कहते हैं। धमकी वो होती है जो शाह महमूद कुरैशी ने पब्लिकली खड़े होकर कह दिया था सऊदी अरेबिया को कि हम तुम्हारे खिलाफ ब्लॉक बनाएंगे, हम दूसरा मुस्लिम ब्लॉक बनाएंगे। ये धमकी होती है, वो स्टेट की धमकी होती है। प्लीज, उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। सेनेटर साहब, मैं और आप हम अलग अलग सीटों पे जरूर हैं, आपको अल्लाह ने इज्जत दी है, आप कानूनदान हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें भी पता है। Anyway, नहीं, आपको मुझसे बहुत ज्यादा पता है, यू आर अ वेरी सीनियर पर्सन। लेकिन मुझे एक बात कंप्लीट कर लेने दे सर। एज अ प्राइम मिनिस्टर मैं ये समझूंगा कि अगर ये मेरे है, मैं अपनी आवाम को बताऊंगा कि ये तुम्हारे साथ हुआ है। अब आप बरेलवी साहब से पूछ लीजिए। ओके फाइन, बरेलवी साहब, अब मुझे प्लीज मेरे सवाल पे रहिएगा, हम बार बार हर सवाल से इधर उधर जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिन जजेस को अब यानी उनको वार्निंग दे दी है कि आखिरी महीना वो रिजाइन करें या फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फेस करें और अपनी पेंशन और मुराद से हाथ धोएं, आपके ख्याल में ये जजेस जो हैं ये कल परसों तक रिजाइन करेंगे
या ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फेस करेंगे? एक तो मैं आपका मुझे कहते हैं कि आप इस तरह सुनते हैं जिस तरह आप मुझे कह रहे थे कि आप पूरी मेरे सवाल का इस तरह जवाब दें। एक तो मैं रजवाना साहब का मैं एज ए लॉयर जो उन्होंने जो जिक्र किया हमारे पीटीआई के लोगों से ज्यादा उन खवातीन का, और दूसरे ये कि आप मुझे इजाजत दें, आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया कि ये जो हमारे मोहतरम इस वक्त चीफ जस्टिस साहब हैं। सर अपने टीवी की आवाज बंद कर दें बरेलवी साहब, आपकी टीवी की आवाज बड़ी ऊंची है। बल्कि टीवी बंद कर देता हूँ। हमारी पुराना टीवी चल रहा है ना, उस जमाने का 70 की दहाई का, हमारे जमाने का। ठीक ठीक, अच्छा हटा दें। मैं सिर्फ ये करना चाहूंगा लुकमान साहब के ये जो आपने अच्छा वो सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, और बसर एहतराम 45 दिन हुए आए हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को, और आपने देखा होगा कि उनकी बेगम ने, सिर्फ ये पूछा गया था ना उनसे कि वो आज 3-3 लाख पाउंड के बदनी फ्लैट कैसे वो चले, मैं उसको छोड़ता हूँ। और उन्होंने पाकिस्तान की, ये दोनों लॉयर अगर हैं, पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली बार ये हुआ कि उन्होंने इस तरह उनकी जो बेगम के साथ जाती हुई ये लिया कि वो उन्होंने उनको खड़ा करा, वो बहुत अच्छा किया, ये मैसेज दिया कि उनकी बेगम या किसी खातून के साथ होए उन्होंने इसमें इस एहतराम के साथ खड़ा किया। इसलिए मुझे उम्मीद थी, क्योंकि आपको इल्म है कि काजी फायद ईसा साहब जिस बड़े घराने के हैं, जो पसबंदर रखते हैं, वो लॉयर थे, वकील थे। और आपको यही बता दूं इंटरेस्टिंग थिंग, एक प्रोग्राम में मेरे साथ ही बैठे हुए थे वो हम टीवी में, वो लॉयर थे, वो चीफ जस्टिस इसलिए बनाया गया कि चौधरी एतरासन ने कहा जब ये कोर्टें खाली हो गई, फिर वो एक ही अच्छा आदमी है उसको चीफ जस्टिस बना दो, बलूचिस्तान को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। मुझे उम्मीद थी कि 45 दिन तक कम अज कम अगर उनकी बेगम का एहतराम है तो उन 13 खवातीन ने 5वां बात ये तो साबित करें, हमें उनकी वीडियो दिखाएं, हमें उनके नारे सुनाएं कि उन्होंने 9 मई को पाकिस्तान के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ रखा। मैं कहूँगा कि उनको वही सजा दी जाए जो देनी चाहिए, जो काबिल ताज़ीर है। लेकिन 5वां बात भी ना दे सकें। आपको अपनी बेगम का ख्याल है तो 13 खवातीन का ख्याल नहीं है? रजवाना साहब, बरेलवी साहब जी, मैं बरेलवी साहब मेरे सवाल का जवाब नहीं है ये। एक मिनट रिजवाना साहब, मैंने तो पूछा था जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नोटिस इशू हुए हैं, आपके ख्याल में वो रिजाइन करेंगे या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फेस करना एक्सेप्ट करेंगे? ये कोई दुरा पटेल थोड़ी है कि जो रिजाइन करेंगे, वो नहीं उठाते। ये पीसीओ के जजेस आपको याद है ना, वो तो छोड़िए इस बात को कि जो ये रिजाइन करेंगे। आज आपने देखा कि आज ही दिन सुप्रीम कोर्ट के 2 कैसे फैसले आए, एक जिसमें मियां साहब को रिलीफ और दूसरे में जो अपील और मुस्तरद। अब और क्या सुनना चाहते हैं आप? मैं तो चाहता हूँ आपके लिए रजवाना साहब सुन लिया आपने, जब आपने बड़ी मेहरबानी, आज का दिन बड़ा आसान गुजरा है मेरा। तो बेहतर है कि मेरे कमेंट से बरेलवी साहब काबिल एहतराम है, रिजर्व रखें। मुझे मुनासिब नहीं लगता कि मैं कमेंट्स दूं, मगर एक बात जरूर करूंगा कि मियां साहब को छोटा मोटा रिलीफ मिल जाए तो कोई अचंभे की बात नहीं है। हमारे साथ नाइंसाफी भी बड़ी हुई है। हम कहते हैं अगर इंसाफ होने लगे तो उसको नाइंसाफी मत समझे। नंबर 1, काजी साहब की बात ये नहीं कोई कहता, लेकिन मैं एक और बात कहता हूँ रजवाना साहब, रजवाना साहब एक मिनट, रजवाना साहब एक अर्ज कर दूं मैं कि ये मैं मानता हूं अगर उनको इंसाफ मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए और देर आए दुरुस्त है, लेकिन फिर जिन्होंने उस यानी पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत को गिराया और एक शरीफ आदमी पे इल्जामात लगाए, उनसे भी तो सवाल जवाब होने चाहिए ना। देखिए, ये पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें, जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी के बाद मियां नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन, गिलानी की डिस्क्वालिफिकेशन, इसी तरह तारीख भरी पड़ी है। उनको एक तनकीद मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही रजवाना साहब। मैंने कहा उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए जो इस नाइंसाफी का शिकार है। आवाज आ रही है मेरी मुबशर साहब? बिल्कुल अब आ रही है, अब आ रही है।
अब आ रही है। तो आपकी बात बिल्कुल बजा है, बस हम उनका जिक्र करके चुप हो जाते हैं और उसके बाद वक्त गुजरता जाता है, पुराने जख्मों पे मरहम रख के आगे चलते हैं हम। तो अब बात ये है कि ये इस पर कोई ना कोई लायामल इख्तियार होना चाहिए। अफसोस ये है कि आइन की बालादस्ती की हर कोई बात करता है, और आइन की तशरीह जब करने बाज जज साहबान आते हैं तो आप ये देख लें, अदम एतमाद में 63A की तशरीह क्या की, आर्टिकल 95 को रिडंडेंट कर दिया और अदम एतमाद का तस्वर खत्म कर दिया इंतहाई माजरत के सर साथ। हमने पंजाब असेंबली के ऊपर भी तशरीह देखी ना, वो 163, 64 उसकी भी तशरीह देखी थी ना हमने। यस, वो वो भी देखे ना। सर अब बात ये है कि बिल्कुल ही कौन अपनी क्या मर्जी की करे? तशरीह है। तशरीह है। अब एक बंदे को आर्टिकल, आपको आइन कह रहा है कि आप अदम एतमाद कर सकते हो, मैंने आपको एतमाद दिया मुबशर साहब, अगर मैं आपसे सर मुतमईन नहीं हूं, आइन कोई ये तो वजूहत नहीं है। कहता कि जिन 13 लोगों के तुमने वोट ही नहीं काउंट करने, पहले काउंट भी नहीं करने और फिर उनको रिजेक्ट भी कर देना है और उनको डिस्क्वालीफाई भी कर देना है, यानी तो जुर्म नहीं अदम किया एतमाद उन्होंने का लेकिन वो तस्वर डिस्क्वालीफाई हो गए। तो वो बात ये है, देखें, डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो है वोट देने के बाद, वोट काउंट होगा। अब आर्टिकल 95 वो जो उन्होंने है नहीं दिया। कॉन्स्टिट्यूशन का अदम एतमाद, तो उसको खत्म कर दिया है, उसको खत्म कर अगर दिया है। आप वोट को काउंट नहीं करेंगे, अगर आप वोट को काउंट नहीं करेंगे तो उनको सजा नहीं मिल सकती, या तो आप उसको बस काउंट करें और फिर सजा दें। नहीं, चले बात ये रजवाना साहब है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद साहब आपका बड़ा शुक्रिया, और मुजाहिद बरेलवी साहब आपका बड़ा शुक्रिया। आज का वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।